हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हम 11th में प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ के भी आए हैं, और अगर आप इसको ये चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो एक बार ट्राई करो कि आज का चैप्टर, ये अभी आज इंट्रोडक्शन चलेगा, तो इंट्रोडक्शन ये जो चल रहा है उससे पहले, या तो फिर ये चैप्टर जब पे आप मतलब आज लिखने बैठो इसकी नोट्स, तो उससे पहले ट्राई करो कि 11th का जो प्रोबेबिलिटी है एक बार उसकी नोट्स के थ्रू हो जाओ, है ना। एक बार देख लो जस्ट ऊपर ऊपर से कि क्या चीज़ें होती थी, कौन सी टाइप की इवेंट्स होती थी वगैरह, है ना। इसमें मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज़ 11th का ही है ये, कंपाउंड इवेंट्स। आपको याद है कंपाउंड इवेंट्स। अच्छा, किसको हम कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे वो समझो, कि अगर एक ही कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा इवेंट्स बन रहे हैं, अकर हो रहे हैं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंपाउंड इवेंट्स। एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसमें मोर देन टू इवेंट्स, मोर देन टू इवेंट्स अकर अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। ओके, कंपाउंड इवेंट क्यों मैंने यहाँ पे समझाया, बिकॉज इसके थ्रू ही हमें नेक्स्ट पॉइंट समझना है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, है ना। तो समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, पूरा कंसेप्ट पहले से ही अच्छे से समझते हैं। देख लो, इसका डेफिनेशन ये दिया गया है, बट आपको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में इससे भी समझाऊंगा। इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें ई एंड एफ दो इवेंट्स अकर हो रहे, बन रहे हैं, then the conditional probability of event E given that F has occurred, मतलब ये कि probability मुझे E की चाहिए, बट गिवन क्या है, सच दैट F इज़ ऑलरेडी अकर्ड, F जो है वो बन चुका है ऑलरेडी। उसके बाद आपको E की probability जो है वो फाइंड करनी है। तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है कि probability ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन probability ऑफ F, राइट। अच्छा, क्यों ऐसा वो मैं समझाऊँ आपको, पहले तो ये समझो, ये सेट वाइज समझे हम, तो ये सेट ए है, सेट ए, ये मतलब वेन डायग्राम वाइज समझे हम, इट इज़ लाइक दिस। तो ये यूनिवर्सल सेट, या तो फिर आप इसको ये बोलते हो कि ये सैम्पल स्पेस है, ऊपर जो दिया है वो क्या है, दिस इज सैम्पल स्पेस। अच्छा, ये ए है, ये बी है। आपको ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी मुझे ए की फाइंड करनी है, गिवन दैट सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बी ऑलरेडी अकर का मतलब क्या हुआ कि बी वाला गोला जो है वो बन चुका है ऑलरेडी, इट हैज़ अकर्ड ना, ऑलरेडी अकर्ड, वो दिया गया है, तो उसकी मतलब उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब कि आपको फिर जो ए की प्रोबेबिलिटी है उसके लिए आपको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है वो हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, देखो सैम्पल स्पेस तो पक्का पता चला यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ बी ही होंगे, क्योंकि अब हमारा रेफरेंस जो है वो गिवन दिया है कि बी बनने के बाद तो सैम्पल स्पेस ओनली बी वाले आएंगे, तो उसके बाद जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो ये आएगी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अच्छा, दोनों को मैं ऐसा करूँ, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी को भी नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से डिवाइड करूँ, और नंबर ऑफ़ बी को भी नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से डिवाइड करूँ, तो यू आर अवेयर ऑफ इट कि ये जो ऊपर दिया है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बढ़िया, चलो, तो ये पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो वो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला ऐसा है, बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बराबर। चलिए आगे देखते हैं कि अगर ऐसा दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेर बी सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो वो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, सोच लो, बिकॉज ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी वाली जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझी है, उसकी हमारे पास थोड़ी बहुत ये है क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज़। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस वेयर एफ हैज़ ऑलरेडी अकर, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ ऑलरेडी अकर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पता चला यहाँ तक आपको? ये पहली प्रॉपर्टी है, बस ये याद ही रखना है। वैसे आपको फॉर्मूला में लगाओगे तो पता भी चल जाएगा कि कैसे ये सब होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है वो समझो। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर, तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेर एफ अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेर एफ अकर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वेर एफ अकर, राइट। ये फार्मूला जो यूनियन का था वही फार्मूला सेम सिमिलर यहाँ पे है, बस सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज हो गया, वो आपको समझना है। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है कि अगर किसी ने पूछा कि एफ डैश एफ पूछा है, तो वो 1 माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश वेर एफ ऑलरेडी अकर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऐसे लिखना है इसको, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं लिख सकते इसको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी बोलते हैं हम इसको, ई डैश की, तो वो 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की हो जाएगी, है ना, व्हेन एफ इज़ गिवन। ओके, अब एक चीज़ ये समझो, हमें जैसे कि फॉर्मूला पता चला है अभी कि ई एफ इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेर एफ हैज़ ऑलरेडी अकर। इसकी फॉर्मूला क्या समझी हमने, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे एक बना रहा हूँ मैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मुझे फाइंड करना हो, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ गिवन। ये प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन का रूल है, एफ इंटू ई एफ, ऐसा आप सिंपल सा याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा वैसे ये आप अब से थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा। अभी तो क्या कर रहे हैं हम कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका डेवलप कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, सी इन्होंने दिया हुआ है बहुत इजी सा इक्वेशन एक कि प्रोबेबिलिटी ए ये दी है, बी दी है, इंटरसेक्शन भी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो मुझे, ये प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी इज़ गिवन। तो फार्मूला ही है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4/13, बी कितना है 9/13, तो ये कैंसिल हो करके ये 4/9 हो जाएगा, बराबर। सेकेंड नंबर क्या है वो समझो। सेकेंड नंबर हमें देखना है वो ये है कि अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय। अच्छा, तो ये पूरा जो इवेंट है उसको ध्यान से समझना कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय, उसकी एक इवेंट है, तो ये इवेंट को बोलेंगे कि बोथ चिल्ड्रंस आर बॉय। चिल्ड्रन आर बॉय। अच्छा, एफ करके दूसरी इवेंट है कि जो गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय। ओके, और सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका, सैम्पल स्पेस मैं बताऊँ तो एक फैमिली है, 2 चिल्ड्रन है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों बॉयज़ हो, बॉयज़ हो पहला, दूसरी गर्ल्स हो बॉयज़ हो, या फिर दोनों गर्ल्स हो, ये इसका सैम्पल स्पेस रहेगा। अच्छा, ई के अंदर बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय, एक ही मिलेगा आपको, दैट इज़ बी कॉमा बी। ओके, एफ के अंदर क्या मिलेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, इसका मतलब कि 2 बॉयज़ भी चलेंगे, एक बॉयज़ भी चलेगा, बट एक से कम नहीं चलेगा, तो ये एफ का वो हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ आपको कि पहले तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। अच्छा, पहले फाइंड क्या करना है वो समझो कि आपको
गिवन ये फाइंड करना है कि जब एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन हो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब ई व्हेन एफ इज़ गिवन, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी वो समझो आप पहले। इसका फॉर्मूला तो ये हो जाता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है नहीं अभी, है ना, तो ये ढूंढ लेते हैं हम सारी पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज़ हमें पहले ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ़ ई, तो नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखोगे ना तो वो 1 ही एलिमेंट है, तो अपॉन नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस करना है। इसका नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 4 है, ये नंबर ऑफ़ 1 है, ये नंबर ऑफ़ 3 है। तो नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ मैंने बोला वैसे कि इनका इंटरसेक्शन 1 होगा तो 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे क्या फाइंड करना है, एफ। प्रोबेबिलिटी एफ इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ़ एफ अपॉन नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ एफ यू हैव 3 एंड ये 4, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ ये गिवन हो, तो इसका फॉर्मूला जैसे हमने बताया कि ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इससे ये आंसर आपका हो जाएगा, ऊपर आया 1/4, नीचे आया 3/4 एंड यू विल हैव 1/3 एज योर आंसर, ठीक है। सिंपल है वैसे, बट थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा हमें इसमें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट किया हुआ है। कंसिडर करो, ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। देखो ये बोला है, समझना है हमें अपने हिसाब से, इन्होंने जो भी लिखा हो डजेंट मैटर, राइट। चलिए, ये बोला है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में डाल दिया है 1 से 10 नंबर, मिक्सड अप थॉरली एंड 1 कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड रैंडमली निकालना है। इफ़ इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। पहले तो ये पता चल गया कि ये कंपाउंड इवेंट है कंपलसरी, बिकॉज एक साथ 2 इवेंट बन रहे, 2 से ज़्यादा बन रहे। सैम्पल स्पेस क्या हुआ 1 से 10। ए के अंदर क्या हुआ, हमने ए इवेंट इसको अज्यूम किया है कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ इवन, तो 2 4 6 8 ये ए इवेंट हुआ हमारा। बी जो है वो ऐसी इवेंट है कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ ग्रेटर देन 3, ये बोला हुआ, ये ध्यान रखना। इफ़ इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़ मोर देन 3, अच्छा कार्ड के ऊपर जो नंबर है ना वो 3 से ज़्यादा हो ऑलरेडी पता है, वो अकर हो चुका है, दैट मीन्स दैट इज़ द इवेंट बी जो कि ऑलरेडी बन चुका है, राइट। फिर ये ढूंढो कि जो आप प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो कि जो कार्ड के अंदर नंबर है वो इवन हो, तो इवन 2 3 2 4 6 8 हो गया, और 3 से बड़े नंबर मतलब बी में ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगी 5/10, प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगी 7/10। ये कैसे पता चल गया होगा, इसके मेंबर 5 है, इसके मेंबर 7 है। ए इंटरसेक्शन भी आप ढूंढोगे इसमें तो वो 4 एलिमेंट मिलेंगे आपको, जहाँ से ये 4 6 8 एंड 10, तो 4/10 ये हो जाएगा। अभी ए चाहिए जब बी ऑलरेडी अकर है, तो ये फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 4/10 7/10 दैट इज़ 4/7। है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा इसको कि इसमें कौन सी इवेंट ऑलरेडी बन चुकी है, कौन सी हमें पूछी हुई है, राइट है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 समझना है। क्वेश्चन समझो और पता लगाओ कि क्या बोल रहे हैं। इन अ स्कूल देर आर 1,000 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल। 1000 स्टूडेंट है, 430 गर्ल्स है। इट इज़ नोन दैट, मतलब कि ये ऑलरेडी बन चुका है। आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। देखो क्या इवेंट बनाई है इन्होंने, ये समझो। 430 गर्ल्स है, उसमें से 10% गर्ल जो है वो 12th पढ़ रही है, दैट इज़ नोन। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? जो chosen student है वो गर्ल्स भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए, ओके समझो। तो let E denotes that the event that a student chosen randomly studied in a class 12, क्लास 12 में पढ़ता हो ना,
वो इवेंट ई है। एफ बी द इवेंट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। ठीक है, ई इवेंट क्या है कि वो स्टूडेंट 12th में पढ़ता हो, दूसरा ये है कि एफ इवेंट वो है कि वो स्टूडेंट गर्ल्स हो। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ई इवेंट फाइंड करनी है व्हेन एफ इज़ गिवन। ई क्या है कि 12th में पढ़ना चाहिए, एफ क्या है कि वो गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सॉरी, ओके, तो एफ़ की प्रोबेबिलिटी समझो पहले। एफ़ जो है वो ये है कि चूजन स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए। गर्ल्स का मतलब कि वो 430 है आउट ऑफ 1000, तो ये प्रोबेबिलिटी एफ़ मिल गई। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ वो क्या होगा? उसने ये बोला है ई एफ़ मतलब कि गर्ल्स भी हो और 12th में भी हो, वो ई इंटरसेक्शन एफ़ हुआ। क्योंकि एफ़ मतलब 12th, एफ़ मतलब गर्ल्स, गर्ल्स होनी चाहिए, 12th में होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब। तो उन्होंने बोला कि 10% जो है वो 12th की गर्ल्स है, तो 10% 430 का 10% क्या हो जाएगा? 430 का 10% आपको पता है कैसे निकालते हैं, राइट? तो दैट इज़ 43। तो 43/1000 दिस इज़ द ई इंटरसेक्शन एफ। अभी आपको जो फाइंड करना है वो ये हो गया, ई व्हेन एफ इज़ गिवन, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये दोनों आप डिवाइड करके ये 0.1 हो जाएगा, राइट है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 6। अच्छा, 5 जो है वो इजी है शायद, कि हाँ ये 5 ही लिया है मैंने, देख लेते। अ डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स, डाई को 3 टाइम थ्रो किया हुआ है। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। इवेंट ए ये बोल रहा है कि 4 ऑन थर्ड रो, थर्ड थ्रो, सॉरी, इवेंट ए ऐसी है कि जिसमें थर्ड थ्रो जो होता है हमारा, तीसरी बार जब हम करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना मिलना चाहिए? 4। 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर। अच्छा, बी बन गया हो ऐसा ए का इवेंट चाहिए, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, ए पहले ढूंढ के दिखाओ। ए तो आपको पता चल गया होगा कि ये 114, 124, 164 ऐसे जाएगा। इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि थर्ड थ्रो जो है वो आपका 4 वाला होना चाहिए। तो लाइक वाइज अगर आप ढूंढोगे तो ए के प्रॉब्लम मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी मिलेगी? आपको पता है कि हाउ मच यू विल गेट इन। अच्छा कोई नहीं, चलो इसके नंबर ऑफ सैम्पल्स तो भूल जाओ, बी ढूंढो पहले कि जिसमें 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड। तो 6, 5 ये फिक्स हो गया। वैसा अगर आप ढूंढोगे ना बी में, तो ये इतने ही मिलेंगे जितने यहाँ पे दिए हुए, 6, 5 ऐसे करके 6 ही मिलेंगे, राइट? ओके, तो जब ए इंटरसेक्शन बी हम ढूंढेंगे तो वो एक ही एलिमेंट होगा कि वो होगा 654। क्यों ऐसा? आप देख लो 654, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 1, 3 एंड 5 वाली 3 ही लाइन आएगी। क्यों 2 वाली लाइन क्यों नहीं आएगी? 2 वाली लाइन है बट वो यहाँ पे है, देख लो ऐसे जाएगी, बराबर। तो आपका एक ही एलिमेंट इसमें कॉमन आया, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/216 हुआ। 216 कैसे हुआ होगा? क्योंकि टोटल एलिमेंट जो है वो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल्स पे 6 पावर 3 की हो जाएगी 216। और प्रोबेबिलिटी बी का क्या बनेगा? 6/216। तो बाकी तो आपको फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है कि ए जब आपको चाहिए ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/216, 6/216 दैट इज़ 1/6, राइट? आपको ये समझना है जो मैंने ए इंटरसेक्शन बी बोला है ना, वो ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना तो बहुत छोटू सा एग्जांपल है कि ए ये बोल रहा है कि 4 ऑन थर्ड रो, ये थर्ड थ्रो का बोल रहा है। 6 फर्स्ट में चाहिए, 5 सेकेंड में चाहिए, मतलब 6 फर्स्ट में चाहिए, 5 सेकेंड में चाहिए, तो 4 थर्ड में क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो एक ही एलिमेंट ऐसा बनेगा ना जो इन दोनों को मैच करेगा, है कि नहीं? फिर चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर देखो, ये एग्जांपल ये भी बहुत बढ़िया है।
ये कुछ ऐसा बोल रहे कि अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज़ ऑब्जर्व्ड टू बी 6। जो सम आ रहा है वो 6 आ रहा है, वो हमने ऑब्जर्व किया। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 4 जो है वो एक बार आना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट ई जो है वो ऐसा हो गया कि जिसमें आंसर जो है वो उसका एडिशन 6 होना चाहिए। इवेंट एफ जो है वो ऐसा हो गया कि उसमें 4 जो है एटलीस्ट 1 टाइम्स आना चाहिए। नहीं, नंबर 4 इवेंट ई हमने ये लिया है कि नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस। एफ हमने वो लिया है कि जिसका सम 6 मिले। तो 6 सम मिलने वाली इवेंट तो ऐसी हो गई। इसमें 4 एक बार आए वैसी इवेंट हमारी ये हो गई, देख लो ये वाली। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तो निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो 2,4 4,2 हो जाएगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या हो जाएगा, 2/36। टोटल तो 36 होंगे। फिर आपको ई चाहिए एफ, मतलब वो फाइंड करने के लिए, तो हो जाएगा वो यहाँ से 2/36/5/36, राइट। ये बहुत सिंपल सा है, देख लो, ठीक है। सेम वैसे ही है। एग्जाम्पल 7 भी आपको खुद से ट्राई करना है, और ट्राई करो कि एक्सरसाइज भी कोई सॉल्व कर पाओ। पूरा का पूरा कंसेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ये ढूंढो कि कौन सी इवेंट ऑलरेडी बन चुकी है और कौन सी पूछी हुई है ना। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।